इस वीडियो में बेटे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ रहे थे, तो जो दो लॉज रह गए थे वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर आपको ये एग्जाम में आता है तो आप क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। सो अलील्स ऑफ वन जीन alleles of one gene sort into gametes independently of alleles of an other gene। ओके, सो जिस तरह से आप लोग अगर रिकॉल करें जब आपने मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस का पढ़ा था, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ोगे या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ोगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है alleles ऑफ वन जीन इंडिपेंडेंटली ऑफ एन अदर जीन। इट मीन्स कि यहाँ पे मोर देन वन जीन्स की बात हो रही है। मोर देन वन जीन्स इट मीन्स कि मोर देन वन करैक्टर्स हम यहाँ पे इस क्रॉस के अंदर स्टडी करेंगे। तो जो पहले आप लोगों ने क्रॉसेस पढ़े हुए हैं मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड, उनमें से जस्ट आप डाइहाइब्रिड को इसके अंदर कोड कर सकते हैं, मोनोहाइब्रिड को नहीं कर सकते। मोनोहाइब्रिड को क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज मोनोहाइब्रिड के अंदर जस्ट आप एक ही कैरेक्टर पढ़ रहे थे, एक ही जीन पढ़ रहे थे, तो इसलिए फिर आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ पढ़ने के लिए आपको फिर कोई ऐसा क्रॉस करवाना है जो कि आप मोर देन वन कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो आपने पहले पढ़ा था वो आप लोगों ने इसके साथ कोड करना है। आपको मैंने पहले प्रैक्टिस उसकी करवा दी हुई है। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है कि एक जीन की जो अलील्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हैं कि एक जीन की जो अलील्स हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो वो इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होती हैं। सॉर्ट मीन्स क्लासीफाई होती हैं, ग्रुप्स में जाती हैं इंडिपेंडेंटली किसके? सेकंड अलील की, सेकंड जीन की अलील्स के। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की। पूरा क्रॉस ड्रॉ नहीं करूंगी बिकॉज आप पहले देख चुके हैं। जस्ट जो प्योर लाइन आप लोगों ने ली थी, इस तरह से दो करैक्टर्स आप स्टडी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपने एक कैपिटल टी एंड कैपिटल टी हाइट के लिए लिया था, और सेकंड जो ट्रेड आपने लिया था वो फ्लावर कलर के लिए लिया था, वो हम पर्पल एंड वाइट कर लेते हैं। इसी तरह से सेकंड जो प्योर लाइन है वो इसके रिसेसिव ट्रेड्स में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने दो जीन्स को स्टडी कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे दो ट्रेड्स को, दो करैक्टर्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग जब इनकी गैमेट फॉर्मेशन होती है, ये आपका फीमेल मेंबर है एंड दिस वन इज अ मेल मेंबर। ओके, जब इनकी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो इस किसी भी मेल मेंबर के अंदर या किसी भी फीमेल मेंबर के अंदर जितनी भी जीन्स हैं, बिकॉज हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर पढ़ा कि जितनी भी अलील्स किसी एक जीन के अंदर हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो सेग्रीगेशन तो होनी है, इट मीन्स कि ये वाली जो फर्स्ट जीन है और ये जो सेकंड जीन है, इन दोनों की अलील्स में सेपरेट तो होना ही है। यहाँ पे भी दो जीन्स आपको नजर आ रही हैं, इनके अंदर भी जो अलील्स हैं ये भी जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो इन्होंने भी सेपरेट हो जाना है। लेकिन बिकॉज हमने यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन के अंदर जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया था तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर एग्जांपल ये दोनों टीज इस तरह से एक जीन के ये सेपरेट हो गए थे। अब सेकंड वाली अलील के साथ जो आपका सेकंड जीन की है, फर्स्ट अलील और सेकंड अलील,
अब ये वाली जब असोर्ट होती हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट होती है। इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट एलील है ये सेकेंड जीन की फर्स्ट एलील के साथ भी जा सकती है और सेकेंड एलील के साथ भी जा सकती है। ठीक है, जब आगे हम F1 पे क्रॉस के देखेंगे गैमेट फॉर्मेशन तो तब ये चीज आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील है वो सेकेंड जीन के फर्स्ट एलील के साथ भी जा सकता है, सेकेंड जीन के साथ भी जा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये चीज फिक्स नहीं है कि जस्ट फर्स्ट जीन का जो फर्स्ट एलील है वो सेकेंड जीन के भी फर्स्ट एलील के साथ जाएगा। ठीक है, वो किसी के साथ भी जा सकता है। तो वो इंडिपेंडेंट है असोर्ट होने के लिए, खुद को क्लासिफाई करने के लिए इंडिपेंडेंट वो किससे है कि वो फर्स्ट जीन चाहे डोमिनेंट है या रिसेसिव है। ये जब आगे हम F1 के गैमेट्स बनाते हैं तो ये चीज आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। तो इसके गैमेट फिर आपने किस तरह से लिखे थे, गैमेट फॉर्मेशन आपको पता है आपने किस तरह से करनी है। तो ये आप लोगों की ये 4 टाइप्स के सिमिलर टाइप्स के इस तरह के गैमेट्स आए थे और मेल मेंबर्स के इस तरह के आपके 4 टाइप्स के गैमेट्स आए थे। जब आप लोगों ने F1 क्रॉस या आपके गैमेट से जब आपका F1 क्रॉस आया था तो उसके अंदर जब आपने टीपी को इस तरह से आप क्रॉस करवा रहे थे, ये सारे मैं नहीं लिख रही बिकॉज आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आपका आंसर क्या आया था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। ये आपके F1 के मेंबर्स थे, इस तरह से बाकी आप लोगों ने लिख लिए थे। टोटल 16 आप लोगों के F1 नोट स्प्रिंग थे बिकॉज 4 यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन हुई थी। ये सारा प्रोसेस मैं दोबारा क्यों नहीं बता रही बिकॉज अगर आप लोगों को सीखना है तो आप पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस की वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब ये जो F1 आपके पास आया था इसमें सारे के सारे आप लोगों ने फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज भी लिखी थी कि फिनोटाइप्स आपकी जो डोमिनेंट है वो अपीयर होती है और जीनोटाइप्स आपकी हेट्रोजाइगोट नेचर की इशू होती हैं। जब आपने F1 को F1 से क्रॉस करवाया था इट मीन्स कि यहाँ से आपने कोई से ये मेंबर्स लिए थे बिकॉज सारे मेंबर्स F1 के सिमिलर थे तो आपने कोई से इस तरह से पिक कर लिए। ओके, अब यहाँ पे जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो जो बात हम यहाँ पे कर रहे थे ये फर्स्ट जीन है, ये सेकंड जीन है, ये भी फर्स्ट जीन है, ये सेकंड जीन है और इनकी यहाँ पे जो जीन्स हैं ये हेट्रोजाइगस हैं, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे होमोजाइगस थी। अब ये जो जीन का फर्स्ट एलील है आपको नजर आ रहा है कि ये डोमिनेंट है। अब अगर हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंटली असोर्ट होना है कि ये डिपेंड कर रहा है कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट के साथ ही जाएगी जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है और जो रिसेसिव है वो रिसेसिव के साथ ही जाएगी। अगर आप उस तरह से क्रॉस करवा के देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इसके साथ जाएगी डोमिनेंट एंड जो रिसेसिव है वो रिसेसिव के साथ ही जाएगी। तो जब आप इनको क्रॉस करवाते हैं, ये तो आप गैमेट्स फॉर्मेशन करवा रहे थे, ये आपका F1 क्रॉस F1 है। ठीक है, ये आपका F1 आए थे ये वाला मेंबर्स, ये आपकी गैमेट्स फॉर्मेशन है और ये पेरेंट्स हैं। ठीक है, ओके, सो अब ये जो F1 का F1 से आप क्रॉस करवा रहे थे ये उसके गैमेट्स हैं, सिमिलर गैमेट्स बनेंगे बिकॉज दोनों की जीनोटाइप्स अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ये डिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं कि कैपिटल कैपिटल के साथ ही जाएगी, ऐसा रियल में आपको पता नहीं होता, आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, ऐसे गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि डिपेंडेंट के साथ ही जाए और जो रिसेसिव एलील है वो सेकंड जीन की भी रिसेसिव एलील के साथ ही गैमेट की फॉर्मेशन करे, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे एक क्रॉस ड्रा कर लेते हैं। कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल टी एंड स्मॉल पी, सेकंड मेल मेंबर के भी लिख लेते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल पी, स्मॉल टी एंड स्मॉल पी। अब अगर हम इसको फर्टिलाइज करवाएं कि इनके जो स्पर्म है एग है जब फर्टिलाइज होते हैं तो अगर आप नोट करें तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे जितने भी आपके फिनोटिपिक रेशो आएगी इन सब की, तो वो आप अगर नोट करें तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसी वाली फिनोटिपिक रेशियो आ रही है। किस तरह से आ रही है आप नोट करें, इसकी भी टॉल हाइट है, इसकी भी जो फ्लावर कलर है वो डोमिनेंट है, पर्पल है, ये भी टॉल एंड पर्पल है, ये भी टॉल एंड पर्पल है, तो 3:1। ये जो लास्ट वाला है आपका ये जस्ट ड्वार्फ है और वाइट कलर के फ्लावर्स होंगे। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी भी जो आपकी फिनोटिपिक रेशियो आएगी F1 क्रॉस के बाद वो 3:1 है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हुआ था ना।
एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन जो है वो डिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होगी। डिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होगी तो ये किस तरह से असॉर्ट होती है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती है कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डोमिनेंट जीन है ये लाजमी नहीं है कि वो डोमिनेंट के साथ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंट के साथ भी जाए एंड ये जो डोमिनेंट है आपका फर्स्ट एलील ये सेकंड जीन की रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। ये दोनों की प्रोबेबिलिटीज होती है। इसी तरह से जो फर्स्ट जीन का रिसेसिव है वो सेकंड जीन के कैपिटल के साथ भी जा सकता है और जो फर्स्ट जीन का रिसेसिव एलील है वो सेकंड जीन के रिसेसिव एलील के साथ भी जा सकता है। ठीक है, ये सारी जो प्रोबेबिलिटीज हैं आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला जो क्रॉस है कि अगर हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे कि जो कैपिटल आपकी एलील्स हैं एक जीन की वो सेकंड जीन की भी कैपिटल के साथ जाएंगी या रिसेसिव के साथ ही जाएंगी, तो तब आपकी फिनोटिपिक रेशो जो है वो मेंडल के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं आती है। ठीक है, सो यहाँ पे भी एक चीज़ आपको क्लियर करनी है कि एक जीन की जो एलील्स हैं वो सॉर्ट होते हुए ग्रुप्स में गैमेट्स के अंदर जो फॉर्मेशन जो इनकी ग्रुपिंग होती है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं। वो गैमेट के जब गैमेट की फॉर्मेशन होनी है तो वो कैपिटल के साथ भी जा सकती हैं और वो रिसेसिव के साथ भी स्मॉल लेटर्स के साथ भी जा सकती हैं। सो ये वाला जो क्रॉस है फिर आपका इनकरेक्ट होता है बिकॉज ये फिनोटिपिक रेशियो एग्जैक्ट आपको नहीं दे रहा होता। ओके, सो अब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या है कि कैपिटल जो है वो रिसेसिव एंड कैपिटल दोनों के साथ जा सकती है। आप दो डिफरेंट जीन्स को कंपेयर कर रहे हो और दो डिफरेंट जीन्स की डिफरेंट एलील्स को कंपेयर कर रहे हो, कैपिटल को और रिसेसिव को। तो डोमिनेंट एंड जो रिसेसिव हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी। डोमिनेंट रिसेसिव एंड डोमिनेंट के साथ जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट जीन की जो डोमिनेंट है वो सेकंड जीन की डोमिनेंट के साथ ही जाएगी। ठीक है, फर्स्ट जीन की जो डोमिनेंट है वो सेकंड की डोमिनेंट या रिसेसिव किसी के साथ भी असॉर्ट होते हुए गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाएगी। तो बेसिकली आपके ये जो दोनों लॉज से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों आपके गैमेट्स की सिंथेसिस के दौरान एलील्स किस तरह से किसी भी गैमेट के अंदर खुद को क्लासिफाई करती हैं, सॉर्ट करती हैं, उसके बारे में थे। ठीक है, सेग्रीगेशन में आपको बताया कि जो एक ही जीन की एलील्स हैं वो गैमेट की फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाती हैं। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया उन्होंने कि जो आपकी डोमिनेंट एंड रिसेसिव हैं वो इंडिपेंडेंटली किसी भी गैमेट की फॉर्मेशन को करवाती हैं। ओके, सो अगर आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आता है तो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, उसके अंदर डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना है। डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने जितनी भी फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो पहले वाली वीडियो में लिखी थी वो सारी आपने इसके अंदर बतानी है। इसके अलावा बाकी एग्जांपल्स जो है वो आप नोट से याद कर सकते हैं और वो कोट भी कर सकते हैं अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो। थर्ड लॉ जो आप आज हम देखेंगे वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये सारे जो लॉज हैं जो पहले आप क्रॉस पढ़ चुके हैं उन्हीं के साथ लिंक्ड हैं। पहले वो क्रॉस आप प्रैक्टिस करें, क्रॉस प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप इन लॉज की वीडियोस देखें बिकॉज ये क्रॉस में यहाँ पे डिटेल के साथ नहीं बता रही बिकॉज हम ये पहले पढ़ चुके हुए थे। ठीक है, सो अब हम लास्ट जो इसका लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस वो देख लेते हैं। लास्ट लॉ जो आज हम पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो स्टेटमेंट्स में आपको लिखवा रही हूँ। डोमिनेंस यहाँ पे डोमिनेट जो आप लोग पहले रिसेसिव एंड डोमिनेंट कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड है और उन्हीं से रिलेट करना है भी हमने। तो दो स्टेटमेंट्स लिखवा रही हूँ मैं आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ वी स्टार्ट विथ if we start with pure lines in first generation or F1 generation, in first generation
और F1, ठीक है। इफ वी स्टार्ट विद प्योर लाइंस मेरे बेटे अब आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि होमोजाइगस नेचर के ये पेरेंट्स हैं बिकॉज इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन अगेन एंड अगेन होती है, इसलिए आप इनको प्योर लाइंस कहते हो। तो अगर आपने प्योर लाइन पेरेंट्स से स्टार्ट किया है तो जो फर्स्ट जनरेशन आपके पास आई है जिसे आप F1 भी कहते हो, तो ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ trait which expresses itself in F1 is called dominant trait. ओके, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन लिखवा देती हूँ फिर इसको, आल्दो आपने काफ़ी इसकी एग्जांपल्स पहले पढ़ ली हुई हैं, एक एग्जांपल्स भी बाद में ले लेंगे। एक और डेफिनेशन लिखवा देती हूँ अभी। ओके, सम alleles are dominant while others are recessive. Some alleles are dominant while others are recessive. Okay, an organism with at least one dominant allele with at least one dominant allele displays the effect irrespective of the presence of recessive allele और recessive one। अच्छा जी, सो इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स आल्दो आपने पहले बहुत पढ़ी हुई हैं, हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की एग्जांपल लेते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन ज़रा देख लें। इफ़ वी स्टार्ट विद प्योर लाइंस बेटे आपको क्लियर है। इन फर्स्ट जनरेशन ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 इज कार डोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने प्योर लाइन से स्टार्ट किया और ये आपके पास दो पेरेंट्स थे, एक टॉल हाइट का और एक ड्वार्फ हाइट का पेरेंट है। इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन जब आपने करवाई तो कुछ इस तरह से आपने गैमेट्स की फॉर्मेशन करवाई थी। ओके, जब क्रॉस किया गया था तो क्रॉस में आंसर क्या आया था आपका, इस तरह से आपने पुनेट स्क्वायर ड्रॉ किया था। ओके, सो F1 जनरेशन के अंदर आपको पता है चाहे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ कर रहे हो चाहे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्रॉ कर रहे हो, आपके पास हेट्रोजाइगस नेचर की जीन्स आती हैं। और हेट्रोजाइगस का मीनिंग क्या है कि एक कैपिटल जीन होती है और एक आपका स्मॉल लेटर होता है। तो जो कैपिटल है वो डोमिनेंट ट्रेट है, वो खुद को एक्सप्रेस करता है। और जब हेट्रोजाइगस नेचर में डोमिनेंट जीन एक प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील एक प्रेजेंट है, तो जो रिसेसिव अलील होती है वो अपना ट्रेट मास्क उसका हो जाता है, तो वो ट्रेट अपीयर नहीं होता। तो चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपने पहले पढ़ा, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, जितने भी आपने क्रॉसेस पढ़े हैं उनके F1 जनरेशन के अंदर जो ट्रेट अपीयर होता है उसे आप कहते हो ये
डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है, और इसको आप कहते हो कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। इसी तरह से सम एलील्स आर डोमिनेंट वाइल अदर्स आर रिसेसिव। आपको पता है कि एलील्स डोमिनेंट भी हो सकती हैं और रिसेसिव भी हो सकती हैं। एन ऑर्गेनिज्म विथ एटलीस्ट वन डोमिनेंट ट्रेट। ओके, अब यहाँ पे कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है आपको पता है वो होमोजाइगस नेचर का भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस नेचर का भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है, तो आपका डोमिनेंट एलील बाकी चाहे यहाँ पे और भी रिसेसिव एलील्स आ जाएंगे, लेकिन जस्ट एक वहाँ पे डोमिनेंट एलील है तो वो खुद को एक्सप्रेस करवा देता है। उसका जो भी ट्रेट है वो ये नहीं देखेगा कि साथ कितनी उसके रिसेसिव एलील्स हैं, वो जस्ट ये देखेगा कि यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है तो उसके ट्रेट अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो रिसेसिव एलील है उसे वो इग्नोर कर देता है, ठीक। ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था, इसके साथ आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। और फोकस इस चीज़ पे करना है कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी आपके ट्रेड्स अपीयर होते हैं, जब आप प्योर लाइन से स्टार्ट करते हैं तो वो आपका डोमिनेंट ट्रेड होता है, ठीक है। सो डोमिनेंट जो है वो खुद को एक्सप्रेस करवाता है एंड जो रिसेसिव है वो मास्क हो जाता है। अब ये सारे जो आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, बाकी जितना भी आपने मेंडल का रिसर्च वर्क पढ़ा, अगर आप ये सारी चीज़ें, इसके अलावा कुछ टर्म्स भी आपने पढ़ी थी, अगर आप इसको कंक्लूड करें तो अब आपके पास डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड की एक और डेफिनेशन आ जाती है। बिकॉज अब आप बहुत ज़्यादा क्रॉसेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो डेफिनेशंस में अब आपको लिखवा देती हूँ कि अगर आप जो पहले टर्म्स में आपने यूज़ किए हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो अभी लिखवा रही हूँ ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। सो अब आप जब बहुत ज़्यादा क्रॉसेस पढ़ चुके हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स आप पढ़ चुके हैं, तो अब आप डोमिनेंट ट्रेड एंड रिसेसिव ट्रेड को खुद से डिफाइन कर सकते हैं, और ये डेफिनेशन आपके अपने ही एक्सपीरियंस की बेस पे है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर आपको इजी लगे तो आप ये डेफिनेशंस भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेड्स की यूज़ कर सकते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेड विच अपीयर्ड इन F1 जनरेशन और सेकंड जो आप लिख सकते हैं इसके लिए इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, एंड was more abundant in F2 जनरेशन। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखें तो जब आप लोगों ने टाल को ड्वार्फ से फर्टिलाइज क्रॉस करवाया था तो जो आपकी F1 जनरेशन आई थी, अगर आप रिकॉल करें, ना सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बल्कि आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो F1 था, तो F1 के अंदर जो भी ट्रेड अपीयर हुआ था उसे आपने डोमिनेंट बोला। और इसके अलावा अगर सेकेंड पार्ट देखें इसी डेफिनेशन का, एंड वाज मोर अबंडेंट इन F2 जनरेशन, इसका मीनिंग क्या था कि जब आपने इस F1 को, चाहे मोनोहाइब्रिड है चाहे आपका डाईहाइब्रिड है, अगर आप इन सब की रेशियोज को कंपेयर करें तो रेशियो आपकी क्या आई थी फर्स्ट वाले में 3:1। यहाँ पे 3 क्या था, टॉल का नंबर था, और 1 क्या था, ड्वार्फ का नंबर था। तो जो डोमिनेंट ट्रेड के लिए आप क्या लिखते हो कि ऐसा ट्रेड जो F1 जनरेशन के अंदर अपीयर होता है और इसके अलावा ये अबंडेंट होता है F2 जनरेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जैसे 3:1 लिखा है तो 4 प्लांट्स में से 3 जो है वो टॉल है और जस्ट 1 जो है वो ड्वार्फ है। तो ये डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं और ये आपके अपने ही एक्सपीरियंस और नॉलेज की बेस पे खुद ही बनाई है। तो अगर आप इसको लिख देंगे तो ये भी आपकी ठीक है, लेकिन पहले जो आपने टर्म्स के अंदर पढ़ी थी वो भी आपने याद करनी है। तो रिसेसिव ट्रेड के लिए इसी से ऑपोजिट आप लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, ट्रेड विच रिमेन्स हिडन इन
F1 generation and is less abundant in F2 जनरेशन। ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो लिखी हुई है। तो इसमें से 3 जो हैं वो टॉल थे, तो वो डोमिनेंट ट्रेड था। जो 1 है जिसकी रेशियो कम होती है F2 के अंदर, जो लेस अबंडेंट होता है F2 में, उसे आप कहते हो ये रिसेसिव ट्रेड है। और ये रिसेसिव ट्रेड F1 के अंदर हिडन होता है, बिकॉज जब आप रिकॉल करें मोनोहाइब्रिड क्रॉस को और डाईहाइब्रिड क्रॉस को, तो उनके अंदर आपके कोई भी जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं, चाहे मोनोहाइब्रिड है, डाईहाइब्रिड है या फिर ट्राईहाइब्रिड है, किसी के अंदर भी F1 में रिसेसिव ट्रेड अपीयर नहीं हुआ था। ओके बेटे, सो ये आपका 3 लॉज हमने पढ़े, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड थर्ड वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तीनों लॉज आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस के साथ लिंक्ड हैं। ये क्रॉसेस एंड लॉज दोनों सेपरेट नहीं हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही लेक्चर है, जस्ट आपका बिकॉज टाइम ज़्यादा कंज्यूम होना था। इसके अलावा एक जो मेन रीज़न थी कि आप पहले क्रॉसेस की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएं। तो क्रॉसेस की प्रैक्टिस पहले आपने करनी है, फिर ये लॉज आप लोगों ने याद करने हैं। इनके नोट्स बेटे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अंदर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें आप डाईहाइब्रिड क्रॉस के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज डोमिनेंस ही शो कर दी है, तो आप कोई भी जो F1 आपका जनरेशन आएगी, चाहे वो मोनोहाइब्रिड की है या डाईहाइब्रिड की है, वो अपने ट्रेड्स को डोमिनेंट ट्रेड को ही अपीयर करवाती है। लेकिन एक चीज और कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का भी यूज कर सकते हैं, डाईहाइब्रिड को भी यूज कर सकते हो, बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर बिकॉज आप डिफरेंट जीन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो उसमें आप एक जीन को स्टडी नहीं करोगे, उसमें आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं लिखना है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर आपने या तो डाईहाइब्रिड क्रॉस लिखना है या फिर इससे हायर लेवल का कोई ट्राईहाइब्रिड अगर आपको आता है तो आप लिख लें, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डाईहाइब्रिड ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए आपकी ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए कि आप मोनोहाइब्रिड उसके अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर आप यूज़ तो कर सकते हैं, बिकॉज आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप मोनोहाइब्रिड ही यूज़ कर लें, ठीक है। ओके, सो आई होप कि ये लॉज क्लियर होंगे, आपको प्रोसेस भी क्लियर होंगे। इनको अच्छे से याद करना है आपने, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके, या फिर अपने व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है उसमें भी पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।